प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्थालंकार का अगला भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। पहले आप थोड़ा रूपक का अर्थ समझिए। रूपक क्या होता है? रूपक किसी दूसरे का रूप धारण करना, किसी दूसरे का रूप धारण करना यानी किसी दूसरे की भूमिका निभाना क्या कहलाता है? रूपक। जैसे नाटक में या फिर सांग में जो पात्र किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका निभाता है तो वो क्या होता है? रूपक कहलाता है। जब कोई व्यक्ति नाटक में सांग में पात्र किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका अदा करता है तो वह उसका रूपक होता है, उस जैसा रूप धारण कर लेता है। जैसे रामायण महाभारत में या फिर किसी नाटक में पात्र जो होते हैं, कभी कोई नाटक में कोई पात्र हनुमान का रूप धारण करके हनुमान की भूमिका निभाता है तो वो क्या है? उसका हनुमान का रूपक है। जो व्यक्ति उसमें श्री राम की भूमिका का मुखौटा डालकर या श्री राम का रूप धारण करके श्री राम की भूमिका निभाता है तो वो श्री राम का रूपक है, और जो हनुमान की भूमिका निभाता है वो हनुमान का रूपक है। तो रूपक का समझ आया होगा। या फिर किसी नाटक में कोई व्यक्ति किसी शराबी व्यक्ति की भूमिका निभाता है, नाटक में जो पात्र है वह शराबी नहीं होते हुए और उस नाटक में किसी शराबी व्यक्ति की भूमिका निभाता है तो वो क्या है? वो उसका रूपक है। यानी वैसे तो पात्र शराबी नहीं है, शराब का सेवन नहीं करता है, लेकिन अगर शराबी व्यक्ति की भूमिका निभाता है तो वो उसका क्या है? रूपक है। तो रूपक का अर्थ हुआ व्यक्ति खुद, पात्र जो है वो खुद किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका निभाता है तो वो क्या कहलाता है? रूपक। तो परिभाषा जानिए आप रूपक की। रूपक क्या है? जहां काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप हो। जहाँ काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप हो, रूपक अलंकार कहलाता है। क्या करता है? रूपक अलंकार कहलाता है। केवल जहाँ काव्य में उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप प्रकट करने वाला रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे उपमेय कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति हनुमान की भूमिका निभाता है, वो व्यक्ति क्या है? उपमेय है। लेकिन हनुमान का रूप मुखौटा डालकर हनुमान का रूप धारण करके वैसा काम करता है वो हनुमान क्या है? उपमान है। उस व्यक्ति के ऊपर इसका उपमान, उस सामान्य व्यक्ति के ऊपर उस हनुमान का आरोप है तो हनुमान क्या है? उपमान है। वो व्यक्ति क्या है? उपमेय है। उस व्यक्ति के ऊपर हनुमान का आरोप है तो वो क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार। समझ आ गया? यानी जो नाटक में सामान्य पात्र है वो क्या है? उपमेय है। लेकिन वो उपमेय जो पात्र जो है वो हनुमान का मुखौटा डालकर हनुमान की भूमिका अदा कर रहा है तो इस उपमेय के ऊपर जो मुखौटा डाला वो किसका आरोप हुआ? हनुमान का। यानी कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, वो हनुमान का मुखौटा डाल लेता है तो मुखौटा डाल लेता है, वो मुखौटा किसका है? हनुमान का। हनुमान क्या है? उपमान है। और वो पात्र वो क्या है? सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति उपमेय है और हनुमान उपमान है। तो इस सामान्य व्यक्ति ने जो हनुमान का रूप धारण किया तो वो क्या कहलाया? रूपक। क्या कहलाया? रूपक। तो उदाहरण देखिए। जैसे बेटी विभावरी जागरी, अंबर पनघट
अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही, डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। देखिए, बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे रात्रि, हे सखी रात्रि बीत गई है, जागिए उठ जाइए। अंबर पनघट, आकाश रूपी कुएं में, अंबर पनघट, अंबर के ऊपर किसका आरोप है? पनघट का। आकाश रूपी कुएं में डुबो रही है कौन? तारा घट, तारे रूपी घड़े को, तारे रूपी घड़े को। तारे के ऊपर किसका आरोप है? घड़े का। घट माने घड़ा, तारे रूपी घड़े को उषा नागरी, क्या है? उषा रूपी नारी। उषा के ऊपर किसका है? नारी का आरोप है। अंबर पर पनघट का आरोप है। यानी एक रूपक अलंकार की मोटी 60-70% बताता हूँ। रूपक अलंकार जब होगा तो इन दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह होगा। आपको देखो ये मिलता है छोटा योजक चिन्ह, यहाँ भी योजक चिन्ह है, यहाँ भी योजक चिन्ह है। यानी 10-20% ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जिनके बीच में योजक चिन्ह नहीं मिलेगा, वरना 70-65-70% ऐसे मिलेंगे आपको जिस रूपक अलंकार के बीच में दोनों उपमेय और उपमान के बीच में ये योजक चिन्ह आपको मिलेगा। तो यहाँ अंबर पनघट, आकाश के ऊपर पनघट का है। आकाश रूपी कुएं में, आकाश रूपी पनघट कुआं होता है, आकाश रूपी कुएं में डुबो रही है। आकाश रूपी कुएं में कौन डुबो रही है? तारा घट, तारे रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा रूपी नारी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी उठिए, जाग जाइए कि उषा रूपी नारी आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। क्या कर रही है? डुबो रही है। तो यहाँ अंबर पर किसका आरोप है? पनघट का। तारे पर किसका आरोप है? घट का। उषा पर किसका आरोप है? नागरी का। तो ये अंबर, आकाश के ऊपर किसका आरोप है? पनघट का। तो अंबर उपमेय, पनघट उपमान, तारा उपमेय, घट उपमान, उषा उपमेय, नारी उपमान। उपमेय पर उपमान का आरोप है तो क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार। क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार। समझ आया? क्यों? अंबर के ऊपर किसका आरोप है? पनघट का। यानी आकाश के ऊपर किसका आरोप है? आकाश पनघट या कुएं में बदल रहा है। तो ये उदाहरण था आपका। दूसरा उदाहरण देखिए आप, मैया, मैया मैं चंदर खिलौना, मैया मैं चंदर खिलौना ले हूं। मैया मैं चंदर खिलौना, खिलौना ले हूं। क्या है? कवि कहता है कि माता मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लेऊंगा। मैं चंद्रमा रूपी या चंद्र रूपी खिलौना लेकर खेलूंगा या लेकर रहूंगा। तो बच्चा अपनी माता से कहता है, जिद करता है चंद्र खिलौना। या चंद्र और खिलौने के बीच में योजक चिन्ह है, चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। तो चंद्र क्या है? उपमेय। चंद्र क्या है? उपमेय। और खिलौना क्या है? उपमान। क्या है? उपमान। इस उपमेय पर किसका आरोप है? इस उपमान का। तो ये क्या है? रूपक अलंकार। ये आपका रूपक अलंकार। एक उदाहरण और देखिए, माया दीपक, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग वर्मी वर्मी इव पड़ंत।
माया दीपक नर पतंग बर्मी बर्मी इव पढ़ंत। मैंने आपको बताया था कि लगभग 70 के आसपास 70% जो आपको उदाहरण मिलेंगे उनके बीच में आपको ये योजक चिन्ह जरूर मिलेगा रूपक अलंकार में। तो यहाँ माया रूपी दीपक है, माया उपमेय है, माया उपमेय पर किसका आरोप है? दीपक उपमान का। माया के ऊपर किसका आरोप है? दीपक है। तो माया उपमेय दीपक उपमान नर पतंग मनुष्य रूपी पतंगा। तो मनुष्य क्या है? उपमेय। मनुष्य उपमेय है, पतंग क्या है? उपमान। पतंग उपमान। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो आपको समझ में आया भाई, रूपक अलंकार यानी रूपक का सीधा सा अर्थ है किसी दूसरे का रूप धारण करना और उसी की भूमिका निभाना। तो ये रूपक अलंकार कर लेना, इससे संबंधित उदाहरण भी और लिख लेना। धन्यवाद।